अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकमत के चैनल मेरी तमन्ना में अब सबको खुशामदीद एंड वेलकम। दोस्तों, आज का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है तिब्ब इस्लामी। हिकमत यूनान और मलक इलाकों से होती हुई जब इस्लामी सल्तनत इस्लामी एरियाज़ में दाखिल होती है या वो दौर शुरू होता है उनका, फिर इन्होंने कैसे तरक्की की, कौन से हुक्मा पैदा हुए, कौन सी नई प्रोडक्ट बनी, कैसे बीमारी को उन्होंने काबू किया, इन सब को बयान करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड में लाजमी लाइक भी कर दें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, इस्लाम कुरान मजीद में, अहादीस में खुलकर बयान करता है कौन सा इलाज किया जाए, कैसे इलाज किया जाए। तो दोस्तों, मुसलमान जब अपना रूज पर थे, यानी कि जब इनका रूज स्टार्ट हो रहा था और स्टार्ट हो चुका था, तो इन्होंने मेडिकल शोबे पर भी तवज्जो देनी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे जंगें होती थी, ज़ख्मी भी होते थे, बीमारियां भी होती थी, बुढ़ापा, ये सारा कुछ शामिल था। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने जो भी यूनान के या जो भी सल्तनत उस वक्त की दो मशहूर थे, उनकी जो टॉप लिस्ट हुक्मा थे, तबीब थे, उनसे इल्म लिया, उनकी बुक्स को पढ़ा, ट्रांसलेट किया, ज़बानें सीखी, उनकी लैंग्वेज। तो अब फिर उन्होंने अपनी अरबी ज़बान में मुंतकिल करना शुरू कर दी इस इल्म को, जिनमें से मशहूर अतबा जॉर्जस और क्या कहते हैं जो मशहूर तरीन हुनैन बिन इसहाक ईसाई थे, और मूसा बिन खालिद, अबू यूसुफ अल तरीक, मशहूर तरीन। ये वो लोग थे जिन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया मेडिकल का। फिर इस्लामी जो अतबा थे, उन्होंने तिब के असूल, इनको, इनके फार्मूले, लिमिटेशन, इनकी हदबंदियाँ की उन्होंने। और ये दौर कहाँ से शुरू होता है, ये अलकुंदी, इसके दौर से ये शुरू होता है स्टार्ट, और फिर ये एंड कहाँ पे ख़त्म होता है, इब्ने क्या कहते हैं जल्ज जो होता है, ये बंदा यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड होता है। ठीक हो गया, इतनी समझ आ गई होगी। अब ये तीसरी से लेकर फोर्थ जो सा था ना, हिजरी सदी,
इसमें जो इस्लामी अतबा थे, मुसलमान अतबा थे, वो ज़्यादातर फॉलो करते थे किनको? यूनान को। यूनानी अतबा को। फिर इसके बाद जो तीसरे दौर में मुसलमान ने मुख्तलिफ जो तिब होती हैं, इसके मुख्तलिफ जो शोबे होते हैं, सारों को इकट्ठा किया, फिर एक नई तिब की बुनियाद डाली। फिर इन्होंने तहकीक की, नए अमराज निकाले, उनको उनकी बीमारियां, उनके इलाज मुआलजे मालूम करना शुरू किए, खुद से नई दवाएं तलाश की, नए असूल और इलाज दरियाफ्त किए, नए तरीके पर अदविया को तरतीब देना शुरू कर दिया। ये इनका अपना पैटर्न शुरू हो गया था। इस्लामी फिर दौर में सैकड़ों जो से हुक्मा थे, उन्होंने अपने दौर में बहुत आला काम किए और शोहरत भी हासिल की। चुनाचे या अगरचे इन्होंने जो मेडिकल की जो इल्म था, नॉलेज था, वो यूनान से, उनके लोगों से हासिल किया था। लेकिन जब इन्होंने अपनी तहकीकात, असूल, इलाज मुआलजे उसमें अपनी यानी कि इल्म स्टार्ट किया ना, अपनी तहकीकात रिसर्च की, और फिर उनको कवानीन बनाए, उनके मुताबिक उन्होंने इलाज करना शुरू किया, फिर नए नए इल्म गराई उन पर खुलने शुरू हो गए, जिसका फ़ायदा यूरोप में हुआ। इनकी बुक्स, इनके पैटर्न वहाँ पे इस्तेमाल होने शुरू हो गए, क्योंकि ये उस दौर में बिल्कुल जदीद चीज़ें थी। तो इस्लामी तिब में इसका बाकायदा शुबा बनाकर दरसा कायम करके इसका इल्म दिया जाता था। फिर उन्होंने ऐसा ऐसा जब इंतज़ाम बादशाहों के पास चला गया, उन्होंने फिर वहाँ के इदारे बनाए, लाइब्रेरियाँ बनाई, जिनमें से मशहूर थे जो अब्बासी दौर था, उसमें सिकंदरिया जंदी शाहपुर में, जहाँ तलबा को तजुर्बात से भरपूर एजुकेशन दी जाती थी। तो इसमें दवासाजी, तशख़ीस अमराज़ और नुस्खा नवीसी। जैसे नंबर 1 दवा साजी, तशख़ीस अमराज, तीसरे नंबर पर होते हैं नुस्खा नवीसी। इन सारों की प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। जो भी उनके अपने इदारे थे बड़े बड़े, इसमें तिब का 7 साला 7 ईयर्स कोर्स था। बहुत लंबा अरसे का था। आजकल तो 4 साल का है, मेडिकल 5 साल का है, जिनके शॉर्ट पीरियड हो गया। तो जो स्टूडेंट होते थे उनको बुकराज, हुनैन बिन इसहाक, शरह अमली का दर्स, उनके जो बुक्स होती थी वो पढ़ने को मिलती थी। फिर जैसे जैसे तजुर्बात होते गए, रिसर्च आती गई, नई नई चीज़ों का पता लगता गया, बुक्स में वो चीज़ें पुरानी निकलती चली गई, नई ऐड होती गई। तो मुसलमानों में इस्लामी जो मराकज़ थे बड़े बड़े, गरनाता, तलीता, अशबीला, करतिस, बगदाद, दमश्क, हलब, हमस, इसमें जो मदारस का जाल बिछा दिया गया था ताकि तालीम हासिल करने में किसी बंदे को मुश्किल पेश ना आए। बेशुमार तलबा जो होते थे ना, वो इल्म हासिल करने लगे, बहुत दूर से आते थे।
जब तक उस्ताद अपने तलबा की इल्मी काबिलियत से मुतमईन ना हो जाता, उस वक्त तक उसका इम्तिहान नहीं लेते थे। ये आज के दौर का नहीं है, सेशन पूरा हुआ तो इम्तिहान दिया, आगे 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 नहीं। एक्सपर्ट होता था, फिर आगे चलता था। फिर जो बंदा, जो स्टूडेंट इसको इम्तिहान को पास करता था, इसको मतीब खोलने के अलावा नंबर 1 मतीब, नंबर 2 उसका कहते हैं इलाज मुआवजा, वो सर्टिफिकेट लेता था गवर्नमेंट से। तो अतबा या मुआलजीन को आलिम व फाजिल मार हज़ाक को इंटरव्यू देना पड़ता था, जो उस दौर में जो टॉप लिस्ट होते थे ना हुक्मा, उनके सामने कोई आम बंदा उसके बराबर का होगा तो पास आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर नहीं है तो फिर ना तो कोई हकीम बन सकता है, तबीब, ना जर्राह बन सकता है, ना चश्म साज बन सकता था, दंदान साज, कोई बंदा इस तरह की कैटेगरी में नहीं आता था। उसको एक्सपर्ट होना पड़ता, फिर वो इलाज मुआवजा करता। तो दोस्तों ये था हमारे शुरू के मुसलमानों के दौर में। परसेंटेज इनकी पास आउट की कितनी होती थी भला? 7% पासिंग रेशो। हुक्मा मतलब भी 1% भी नहीं होती थी इनके। तो जो बंदा पास आउट इस रेशो को कवर करता था तो वो हकीम कहलाने का मुस्तक होता था। उसको पता था, नब्ज़ पे हाथ रखा, इसको ये बीमारी है, वो थे हकीम। ये नहीं है जो मर्ज़ी है नब्ज़ पे हाथ रख दिया ठीक हो गया। तो उसी दौर में जो तबीब होते थे उनके रजिस्ट्रेशन का कानून राइज किया गया था उस वक्त। तो हुकूमत की तरफ से जो शहर होते थे, जो देहात होते हैं, उनकी बाकायदा निगरानी की जाती थी। तो बासिया दौर में मुसलमानों के जो बासी थे, उन्होंने बाकायदा सिपा सालार बंदे रखे हुए थे जो कि दवा फरोश और इलाज मुआवजा करने वालों की सख्त निगरानी करते थे। फिर इनकी कैटेगरी होती थी उतबा, जो बादशाह के लिए मखसूस होते थे, शाही दरबार के लिए, उनके अमले के लिए होते थे, कुछ सरकारी होते थे पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, फिर कुछ प्राइवेट होते थे। जो इनमें से ज़्यादा मराहत होती थी इनको वो शाही तबीब होते थे। बाकी जो प्राइवेट होते थे वो अपना फिर जितना भी उनको आवाम से मिल जाता, हदिया वगैरह। तो तिब में इल्म कीमिया की बुनियाद अरबों ने डाली है। बेशुमार कीमियाई चीज़ें, मसलन नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह, ये दरियाफ्त मुसलमानों ने की हैं। अब दोस्तों 668 हिजरी एक किताब अब्दुल्ला बिन अली के अहद में उस दौर में अरबी ज़बान में तहरीक की गई थी और इसका नाम इम्तिहान उल अतबा काफ्तल अतबा ये है। उस किताब के 10 चैप्टर होते हैं जिनमें से नंबर 1 नब्ज़, कारूरा, हमियात वगारीन, सेहत मर्ज़ की लामात, इल्मुल अदविया, मसाइल असूल से मुतल्लिक़ हर बाब में 20 सवालात क्वेश्चंस हैं। फिर उनमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में सवाल आते हैं, कहीं पेशाब के बारे में, कहीं मसाने के पथरी के बारे में, कहीं आँखों की बीमारियों के बारे में, जैसे शबकुरी होती है किस वजह से होती है, क्यों होती है। फिर सर्जरी है, जराही कैसे होती है, क्या उसके सवाल आते हैं। फिर ये असाब, अजलात ये कितने हैं, इनकी रगें कितनी होती हैं, ये सारा कुछ ऐसे। ये पुरानी किताबें पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा मालूमात मिलती हैं। उन दोस्त दौर में ना तो लेबॉरेटरी सिस्टम था, लेकिन लोगों ने एक्यूरेट
पॉइंट पर ये चीज़ें बयान की जो आज भी काबिल इलाज भी हैं, इस्तेमाल में भी हैं और उनकी फ़ादियत भी है। बरसगीर में सलातीन मूलिया जो थे, मूलिया दौर के बादशाह, उन्होंने भी इस तरफ काफ़ी तवज्जो दी। ये चलता रहा है। हमारा जलालुद्दीन अकबर, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह, इनके बाकायदा मोहरें लगी हुई थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मुसलमानों की बेसिक हिस्ट्री जो डेवलप हुई है तिब के मैदान में समझ आ गई होगी। मज़ीद कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे आने वाले लेक्चर में। देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक हो गया? तो दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।